हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग का रैपिड रिवाइज करेंगे। सबसे पहले इंडेक्स में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। टोटल 8 टॉपिक्स डिस्कस करना है। मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, देन प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। उसके अंदर 2 चीज़ पढ़ेंगे, फंक्शनल और डिविजनल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंस आ जाता है एग्जाम में। इसमें हम लोग बहुत सारा इंपॉर्टेंस याद किए थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर CA हैं, BODCA, तो उसमें से कोई एटलीस्ट 3 तो याद रख लेना। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर जिसके अंदर फंक्शनल और डिविजनल है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके सूटेबिलिटी, ये सब। फॉर्मल और इनफॉर्मल इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये 8 टॉपिक में से जो 4 टॉपिक है, दैट इज इंपॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या है? तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ 4 चीज़। क्या क्या 4 चीज़ था? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ग्रुपिंग इनटू डिपार्टमेंट्स, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड क्रिएटिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसमें मैं एग्जाम्पल दिया था अपने टाइम का फेयरवेल का। तो पहले हम लोग ग्रुप आइडेंटिफाई किए थे कि क्या क्या काम होगा। जैसे वहाँ पे स्टार्टिंग में एक स्पीच होगा, फिर हम लोग सॉन्ग गाएंगे, फिर उसके बाद जो भी टीचर्स वगैरह अपना स्पीच देना चाहते हैं वो होगा, फिर उसके बाद कुछ ये लंच वगैरह का प्रोग्राम होगा, देन डांस होगा। तो पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं। अभी तक हम लोग किसी को बांटे नहीं है काम, बस हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सेकंड, हम लोग ग्रुपिंग इनटू डिपार्टमेंट्स किए थे, जिसमें जो हमारी कैप्टन थी उसने अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था कि एक डिपार्टमेंट ये काम देखेगा, वो डिपार्टमेंट वो काम देखेगा, कोई लंच वाला काम देखेगा, कोई वो डेकोरेशन वाला काम देखेगा। तो ये सब पॉइंट है। फिर उसके बाद आता है तीसरा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। उसके अंदर एक एक पर्टिकुलर पर्सन को ड्यूटीज़ असाइन कर दिया गया था होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लंच का एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो उसमें से कोई जो वेजिटेबल्स है उनको परचेज करके लाएगा, कोई डिस्पोजल ग्लास, पेपर प्लेट, ये सब परचेज करके लाएंगे। इसको बोला जाता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। और लास्ट होता है क्रिएटिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। क्रिएटिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप पे सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट का रिलेशन एग्जिस्ट हो जाता है। इसमें हम लोग को ये पता चल जाता है कौन किसको गाइड करेगा, किसके पास अथॉरिटी रहेगा, किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। और जैसे अपने फेयरवेल के टाइम में हम लोग जब जब काम कंप्लीट कर लेते थे तो हमें अपने कैप्टन को बता देना पड़ता था कि कंप्लीट हो गया है काम। तो इसको बोलते हैं क्रिएटिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि एक बार एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दो, इंटीमेट कर दो कि ये काम, पर्टिकुलर काम कंप्लीट हो चुका है। तो मीनिंग क्या है? इट ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ग्रुपिंग इनटू डिपार्टमेंट, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड क्रिएटिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसको मैं याद ऐसे करवाया हूँ, लिखते टाइम हम लोग पूरा एक पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखेंगे। उसको ऐसे नहीं कि आइडेंटिफाएंगे फिर उसके नीचे ग्रुपिंग, ऐसा नहीं करेंगे। इसको हम लोग पैरा फॉर्म में ही लिखेंगे एक साथ। फिर इसके बाद आते हैं सेकेंड, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अगर किसी को मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग याद है तो प्रोसेस भी याद हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सबसे पहला प्रोसेस होता है भाई आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब वही है, ग्रुपिंग इनटू डिपार्टमेंट। उसी को बस थोड़ा और वर्ड को इन्हांस करना था करके डिपार्टमेंटलाइजेशन बोल दिए। फिर उसके बाद आता है अगला, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, ड्यूटी असाइन करना। और लास्ट वहाँ पे जो था क्रिएटिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, यहाँ पे एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये हम लोग क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे। जैसे आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफाई कर लो। फिर उसके बाद जैसे इस बुक के अंदर एग्जाम्पल भी दिया है, बैंक के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, कैशियर, एक अकाउंटेंट, तो ऐसा करके फर्दर डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो ये बैंक्स के अंदर रहता है। फिर उसके बाद सेकंड होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसको आगे जाके बहुत डिटेल में डिस्कस करना है, तो मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन, तो वो वाला तो हो गया था। उसके बाद अगला होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, एंड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ के बाद एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मतलब हु विल रिपोर्ट टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये क्लियर हो जाता है। इसको हम लोग आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे ही, जो फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर था। अगले टॉपिक पे आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में वैसे तो बहुत है, लेकिन मैं बोला था कि एटलीस्ट 3-4 याद रख लेना। इसको याद करने का शॉर्टकट था, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर CA हैं। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है
वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो इसमें बी से क्या था, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, ओ से ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन, देन डी से डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, सी से क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, और ए से था अचीवमेंट ऑफ गोल या अडॉप्शन टू चेंज, कुछ भी बोल सकते हो। तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए थे बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। जब एक बंदा वही काम को बार बार करता है तो उसमें वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल बताया था, जो अपना कोचिंग में नया टीवी इंस्टॉलेशन हुआ है, वो जो भैया आए थे वो 5 मिनट के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 मिनट लगा होगा इसके अंदर, पूरा इस टाइम के अंदर पूरा फिट फाट कर दिए और प्रॉपर जो टीवी था वो प्रॉपर उसके जगह में असेंबल हो गया। तो ये कब होता है, जब एक इंसान वही काम को बार बार करता है तो इससे वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है। एंड जब वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है तो उससे जो पहले वो जो भैया 5 मिनट में किए, वो जब पहली बार कोई टीवी को फिट किए होंगे तो उसमें मे बी उनको आधे घंटे 1 घंटे लगे होंगे, लेकिन जब वो कंटिन्यू वही काम को बार बार कर रहे हैं, इससे वो स्पेशलाइज्ड हो जा रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग में भी वैसे ही होता है, हम लोग एक पर्सन को कुछ काम असाइन कर देते हैं और वो काम को बार बार करते वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है। सेकेंड आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, ड्यूटीज़ को बांट देते हैं। जैसे मैं इसमें एग्जांपल बताया था, अगर फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ पार्टी करने वाले हैं, पार्टी में जिया को मैं बता चुका हूँ कि जिया देखो ये काम करना है, ये 5 काम तेरे हैं, ये 3 काम उसके हैं। तो मैं जब डिवाइड कर दिया हूँ किसी को काम कि ये पर्टिकुलर काम जिया को ही करना है, तो कोई और उस काम को नहीं करेगा। इस वजह से डुप्लीकेसी नहीं होगा तो वेस्टेज कम होगा, लेस ओवरलैपिंग होगा। तो इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसोर्स है वो ऑप्टिमम यूटिलाइज होगा, वेस्टेज बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं। थर्ड आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ है। तो इस ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, हम लोग एक डेलीगेशन वाला आगे पॉइंट पढ़ेंगे जो अपना 7th टॉपिक भी है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन मतलब क्या होता है, अपना वर्कलोड नीचे वाले लेवल को पास ऑन कर देना। तो जब ऑर्गेनाइजिंग के अंदर जो मेन हेड होता है कई बार वो ओवरबर्डन हो जाता है, तो वो क्या करता है, अपने कुछ काम नीचे अपने जो सबऑर्डिनेट्स है, सुपीरियर जो होता है वो अपने सबऑर्डिनेट को कुछ काम पास ऑन कर देता है। तो जब वो कुछ काम अपने सबऑर्डिनेट्स को पास ऑन कर देता है, तो वो काम को जब उसके सबऑर्डिनेट्स करते हैं तो इससे उनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। इसमें वर्ड याद रखना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और फिर उसके बाद था अडॉप्शन टू चेंज। अडॉप्शन टू चेंज के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं कि एक परचेज डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और एक सेल्स डिपार्टमेंट है। तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कुछ लॉस में गया, तो इसमें क्या होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने आप में सुलझा लेगा, बाकी सारे डिपार्टमेंट को उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज सब अपने आप में वो कंसाइज है। तो इसी को बोलते हैं अडॉप्शन टू चेंज। यहाँ तक कंप्लीट हम लोग कर लिए थे, तो उसी में बस याद रखना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर CA हैं, BODCA। बी से बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, ओ से ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन, डी से डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, सी से क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप एंड ए से ए से क्या था अपना अडॉप्शन टू चेंज। अडॉप्शन टू चेंज को अचीवमेंट ऑफ गोल भी बोल सकते हो। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप में हम लोग डिस्कस किए थे कि स्कूल में क्या होता है, अकाउंट्स का टीचर असाइंड होता है, इकोनॉमिक्स का टीचर असाइंड होता है। तो अगर इकोनॉमिक्स का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो इकोनॉमिक्स का टीचर के ही ऊपर ब्लेम आएगा, क्योंकि उसको पहले से काम असाइन कर दिया गया था, बट वो काम टाइम पे कर नहीं पाया। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अगला आते हैं 4th पॉइंट पे, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एज सच कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग रहते हैं, और इतने सारे लोग रहते हैं, सबके पास अपने अपने अलग अलग पावर्स होते हैं, सबके पास अथॉरिटी अलग, सबके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ सबका अथॉरिटी मिला लेंगे, सबके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिला लेंगे, सबके जॉब पोजीशन मिला लेंगे। कोई टॉप में काम करता है, कोई लोअर में काम करता है, कोई मिडिल में काम करता है। तो ये सबको ओवर एंड ऑल सब मिलाकर हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग पूछ लिया, वैसे बहुत रेयर है ये पूछना, लेकिन अगर पूछ लिया तो याद रखना है, इट रेफर्स टू नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद थोड़ा ध्यान से सुनना, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, एक अकेला पर्सन कितने सारे सबऑर्डिनेट को अपने अंडर हैंडल कर रहा है इफेक्टिवली। एक अकेला सुपीरियर कितने सारे लोगों को अपने अंडर हैंडल कर रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट 2 तरीके का होता है, एक होता है नैरो स्पैन और एक होता है वाइड स्पैन। नैरो स्पैन
के वजह से टॉल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है एंड वाइड स्पैन के वजह से फ्लैट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये सब हम लोग क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिए थे। इसके अंदर हम लोग पढ़े थे जब स्पैन ज़्यादा होगा तो लेवल कम होंगे एंड जब स्पैन कम होगा तो लेवल ज़्यादा होगा। इसके ऐसे ये सब स्ट्रक्चर वगैरह डिफाइन होता है, क्लास में हम लोग बहुत डिटेल में कर लिए थे। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, एनसीईआरटी में भी ऐसा आता है, आजकल तो सीबीएसई में कॉमन हो गया, फ़ोटो दिखा के पूछ लेते हैं। तो याद रखना अगर ऐसा फ़ोटो दिखाया तो ये टॉल स्ट्रक्चर है या ये फ्लैट स्ट्रक्चर है। ये टॉल स्ट्रक्चर है, ये टॉल स्ट्रक्चर है। और ये दूसरा वाला आया तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, ये फ्लैट स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, तो कभी कभार फ़ोटो वगैरह दिखा के पूछ लेता है, तो उसमें भी क्लियर रहना है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, फिफ्थ टॉपिक, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें चांद सितारा मार्क कर लेना। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है उसे क्या स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम लोग जो काम है वो हम लोग फंक्शन के अकॉर्डिंग बांट देते हैं, जो भी डिपार्टमेंट है वो हम लोग फंक्शन के अकॉर्डिंग बांट देते हैं। और जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स वो इसको यूज़ करते हैं, जो डिविजनल स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो मैं फंक्शनल स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे केसीओ कंपनी का एग्जाम्पल। जो केसीओ कंपनी है वो पूरा डेडिकेटेड है कैलकुलेटर बनाने में। जो केसीओ कंपनी है वो पूरा डेडिकेटेड है कैलकुलेटर बनाने में। केसीओ कंपनी के अंदर फर्दर बहुत सारे डिपार्टमेंट है। जैसे मान लो पहला डिपार्टमेंट है परचेज डिपार्टमेंट, जिसका प्राइम काम है सामान को परचेज करके लाना। दूसरा डिपार्टमेंट का नाम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिन लोग सामान एक बार परचेज करके लाने के बाद प्रोडक्शन करना चालू करते हैं। तीसरा डिपार्टमेंट का नाम है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जब एक बार सामान प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, बन जाता है, तो उसको मार्केटिंग करना पड़ता है, उसको एडवर्टाइज करना पड़ता है, तो ये काम रहता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का। और लास्ट होता है अपने पास फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट मतलब जो भी सेल वगैरह हुआ तो फाइनली जो पैसा रिसीव करेंगे वो होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो भी सारा चीज़ है वो हम लोग फंक्शन के अकॉर्डिंग बांट देते हैं। जैसे कि एक हो गया परचेज डिपार्टमेंट, एक हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक हो गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट और एक हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो पहले इसके सुटेबिलिटी पढ़ते हैं कि ये फंक्शनल स्ट्रक्चर कहाँ ज़्यादा नीडेड है, कहाँ ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो सुटेबिलिटी पहला, ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड है, लेकिन याद रखना है डीलिंग इन सिंगल प्रोडक्ट। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो सिंगल प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए बेटर है। ठीक है, ये हो गया। और सेकंड पॉइंट, जहाँ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन नीडेड होता है, रिक्वायर्ड होता है, वहाँ ये करना पड़ता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस पे आते हैं। पहला एडवांटेज है स्पेशलाइजेशन एंड हायर एफिशिएंसी। इसको हम लोग बहुत इजी याद किए थे। एडवांटेज आया तो पहला स्पेशलाइजेशन, देन 3 बार इजी इजी इजी, इजी सुपरविजन, इजी कोऑर्डिनेशन, इजी ट्रेनिंग। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन कैसे, एक काम को बार बार प्रोडक्शन वाला वही काम को बार बार कर रहा है तो उससे वो स्पेशलाइज्ड हो जा रहा है। मार्केटिंग वाला वही काम बार बार कर रहा है, स्पेशलाइज्ड हो जा रहा है। सेम गोज विद परचेज एंड फाइनेंस, जो डिपार्टमेंट है वो वही काम को बार बार कर रहे हैं तो वो स्पेशलाइज्ड हो जा रहे हैं। फिर उसके बाद अगला है इजी सुपरविजन। जो प्रोडक्शन का मैनेजर है वो आ रहा है हर दिन 9 to 5 प्रोडक्शन का ध्यान दे रहा है। जो सेल्स का मैनेजर है वो आ रहा है 9 to 5 सेल्स का ध्यान दे रहा है, तो इससे सुपरविजन ईजी हो जा रहा है, इससे कोऑर्डिनेशन ईजी हो जा रहा है। कोऑर्डिनेशन कैसे ईजी हो जा रहा है, क्योंकि जो सारे डिपार्टमेंट है वो अपने आप में एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट किस सेंस में है, अगर प्रोडक्शन वाला अपना काम अच्छे से नहीं करेगा तो इसका इफेक्ट परचेज वाला अगर अपना काम अच्छे से नहीं करेगा तो इसका इफेक्ट प्रोडक्शन पे आएगा। परचेज वाला अगर टाइम पे नहीं खरीदेगा तो प्रोडक्शन वाला सामान बना नहीं पाएंगे। प्रोडक्शन वाला अगर टाइम पे सामान बना नहीं पाएंगे तो मार्केटिंग वाले टाइम पे सामान बेच नहीं पाएंगे। मार्केटिंग वाले अगर टाइम पे एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाएंगे, सेल नहीं कर पाएंगे, तो फाइनेंस वाले को टाइम से पैसा नहीं मिलेगा। तो देखा जाए तो जो सारे डिपार्टमेंट है वो अपने आप में इंटर रिलेटेड माने जाते हैं। सारे जो डिपार्टमेंट है वो अपने आप में इंटर रिलेटेड माने जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे ईजी कोऑर्डिनेशन होता है। और इसी के डिसएडवांटेज में वो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होता है। तो अब इसके डिसएडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। पहला, लेसर इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। सब लोग अपने आप में लगे रहते हैं कि हम ही लोग महारत है, बाकी सब लोग बाकी सारे डिपार्टमेंट पे ध्यान नहीं देते, इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाता है कई बार। सेकंड, कोऑर्डिनेशन के इशू होते हैं। एक गलती किया उसका खामियाजा दूसरे को भुगतना पड़ेगा, दूसरा गलती किया उसका खामियाजा तीसरे को भुगतना पड़ेगा, तो कोऑर्डिनेशन का इशू हो जाता है। डिफिकल्ट टू होल्ड अकाउंटेबल। हम लोग किसी को भी जवाबदारी नहीं ठहरा सकते। जवाबदारी क्यों नहीं ठहरा सकते, जैसे मान लो केसीओ अगर कल के डेट में लॉस में चला गया तो केसीओ ये नहीं बोल सकता कि फाइनेंस वाले की गलती है। फाइनेंस वाला बोलेगा नहीं मार्केटिंग अच्छे से नहीं हुआ होगा तो इस वजह से बिक नहीं रहा है सामान। मार्केटिंग वाला बोलेगा नहीं मेरा सामान इसलिए नहीं बिक रहा है क्योंकि इन लोग अच्छे से बनाए नहीं होंगे। फिर प्रोडक्शन वाला बोलेगा हम लोग इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि इन लोग ढंग से परचेज करके नहीं लाए।
तो ये सब अगर एक दूसरे को ब्लेम कर देते हैं तो इस वजह से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। अब उसके बाद जो लास्ट एडवांटेज है, लास्ट डिसएडवांटेज है, वह शिफ्टिंग ऑफ स्टाफ बिकम डिफिकल्ट। शिफ्टिंग ऑफ स्टाफ बिकम डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि देखो ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये है फाइनेंस डिपार्टमेंट, इनका जमीन आसमान का फर्क है काम में। वही सिमिलरली परचेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, तो इनका सबका अलग अलग काम है, बिल्कुल भी मिलता जुलता इनका काम नहीं रहता। तो अगर कल के डेट में मान लो फाइनेंस वाला कोई एब्सेंट हो गया तो क्या हम लोग परचेज वाले को फाइनेंस में भेज सकते हैं? द आंसर इज बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं भेज सकते हम लोग, बिकॉज परचेज वाले का काम है परचेज करना, फाइनेंस वाले का काम है अकाउंटिंग करना। तो अकाउंटिंग करने का काम परचेज वाला कैसे कर पाएगा? फिर हम लोग को तो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देना पड़ेगा उसे। तो इसी वजह से फंक्शनल स्ट्रक्चर में स्टाफ को इधर से उधर चेंज करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है।